हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 4 लेकर के। तो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस स्टोरी को आगे सुनते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं करी थी। मैं थोड़ा सा बिजी थी और यही वजह है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो गाइस, मैंने आपसे बार बार कहा है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपडेट करूं आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप मेरी कहानी को मेरे साथ साथ एंजॉय कर सकें। तो गाइस, चलिए अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट के बारे में जान लेते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो उनको मैं बता दूँ, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि कनिष्का हमारी आई होती हैं इंटरव्यू देने के लिए कपूर मेंशन में, क्योंकि उन्होंने एक ऐड देखा होता है न्यूज़पेपर में जहाँ पे एक केयर टेकर की ज़रूरत होती है और हमारी कनिष्का भी उसी जॉब के इंटरव्यू के लिए आज यहाँ कपूर हाउस में आई होती हैं। तो गाइस, देखते हैं कि आगे हमारी कनिष्का के साथ क्या होता है। तो कनिष्का जैसे ही कपूर हाउस के गेट पे पहुंचती है तो वो अपने सामने का नज़ारा देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि कपूर हाउस बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही संजीदगी से बनाया गया होता है। तो कनिष्का धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। थोड़ी दूर आगे जाते ही उसकी नज़र कपूर हाउस के गार्डन एरिया पे पड़ती है। कनिष्का देख कर के काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उनके गार्डन में बहुत सारे प्यारे प्यारे खूबसूरत से फ्लावर्स लगे होते हैं और बहुत सारे रेयर्स ऐसे पौधे होते हैं जो शायद कनिष्का ने पहले नहीं देखे होते हैं। कनिष्का को हमारी गार्डनिंग का बहुत ही शौक़ होता है और यही वजह होती है कि इतनी सारी खूबसूरत चीज़ों में कनिष्का सबसे ज़्यादा गार्डन की तरफ इंटरेस्ट दिखाती है। तो वो समझ जाती हैं कि इस गार्डन की बहुत ही शिद्दत से देखभाल करी गई है। तो फाइनली वो उनका टारगेट कपूर हाउस का गार्डन नहीं होता है, उनका टारगेट इंटरव्यू होता है। तो वो इंटरव्यू के लिए हॉल एरिया में पहुंच जाती हैं। वहाँ ऑलरेडी भीड़ लगी होती है और काफ़ी सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आए हुए होते हैं और जाहिर सी बात है कि उनकी स्किल्स बहुत ही अच्छी होती है हमारी कनिष्का के मुकाबले। तो कनिष्का, जो कि पहले से ही सोच कर गई होती है कि उसे कुछ खास इस जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो रिया के कहने पर गई होती है, तो इसीलिए उसको वहाँ के गर्म माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो चुपचाप रिलैक्स होकर के अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके बैठ जाती है, अपनी बारी आने का इंतज़ार करती है। तो वैसे तो ये एक लंबी प्रोसेस हो सकती थी, लेकिन मैंने इस इंटरव्यू के पार्ट को स्किप कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो। तो गाइस, मैं इस इंटरव्यू को बहुत ही शॉर्ट कर रही हूँ। तो चलिए आगे सुनते हैं। धीरे धीरे कैंडिडेट्स वन बाय वन करके जाते हैं और अंदर से मुंह बना करके वापस आते हैं। धीरे धीरे देखते देखते काफ़ी लोग वहाँ से जा चुके होते हैं और कुछ ही लोग इंटरव्यू के लिए बचे होते हैं। फिर हमारी कनिष्का की भी बारी आ जाती है और वो इंटरव्यू देने के लिए फाइनली अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद करीब 15 मिनट के बाद कनिष्का वापस इंटरव्यू दे करके आ जाती है और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा होता है कि हाँ, इंटरव्यू ठीक ही ठाक था, ना ही कुछ अच्छा था ना ही कुछ बुरा था। अब जब उसने ये डिसाइड कर ही लिया होता है कि उसे कपूर हाउस में जॉब नहीं करना है, तो क्या अच्छा क्या बुरा, जो भी था ठीक ही था। वहाँ जल्दी ही इंटरव्यू भी ख़त्म हो जाता है और हमारी कनिष्का फिर से निकल पड़ती हैं अपने घर के लिए। तो वह धीरे धीरे हॉल एरिया से बाहर आती हैं और उनकी नज़र फिर से गार्डन एरिया पे पड़ जाती है। हालांकि उनका इंटरव्यू हो चुका होता है, तो वो अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाती कपूर हाउस के उस गार्डन एरिया में जाने से। कनिष्का धीरे 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 उस गार्डन की तरफ खींची चली जाती है और काफ़ी अंदर आ जाती है। गार्डन में लगे रेयर फूलों के कलेक्शंस को देखकर वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उन फूलों को छूने लगती है।
कनिष्का जैसे ही उन फूलों को छूती है, उन्हें देखती है, तो ऐसा लगता है कि वो उनमें खो सी गई है। उसकी आंखें बंद होती है, धीरे धीरे हवाएं चल रही होती हैं और कनिष्का उन फूलों की खुशबू को अपने अंदर महसूस कर रही होती है। तो गाइस, कनिष्का को ऐसा करते हुए कोई नहीं देख रहा होता है, क्योंकि सबकी नज़र सिर्फ हॉल एरिया की तरफ रहती है, इसलिए गार्डन एरिया की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। सारी दुनिया से बेखबर हमारी कनिष्का 1 बाय 1 करके सभी फूलों के पास जाती है और काफ़ी इम्प्रेस होकर के उन्हें देखती है, उसे छूती है, महसूस करती है और गार्डन में आगे बढ़ रही होती है। कनिष्का इन सभी चीज़ों से बेखबर, उसे लगता है कि वो वहाँ सिर्फ अकेली ही ऐसे इंसान है जो इन सभी चीज़ों को देख रही है, छू रही है, सुन रही है, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि किसी की प्यारी प्यारी 2 नज़रें उस पर शुरू से लेकर लास्ट तक टिकी थी। जी हाँ, कपूर हाउस के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई एक शख्स ऐसा भी था जो कनिष्का के आने से लेकर के उसके जाने तक हर हरकत पे अपनी नज़रें गड़ाए हुए था। तो गाइस, जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पे कनिष्का को फूलों के साथ खेलते हुए 2 नज़रें देखती हैं, तो उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, निया। हमारी निया ही है जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कनिष्का पे अपनी नज़रें टिकाए हुए हैं। कनिष्का को तो इस बात का दूर दूर तक कोई भी खबर नहीं थी कि यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था और अभी तक उसके ऊपर नज़रें टिकाए हुए हैं। हमारी कनिष्का धीरे धीरे उन फूलों से खेलती रहती है, उन्हें महसूस करती रहती है और उसकी ये सारी शरारतें देख कर के कोई स्क्रीन पर अपनी कातिलाना मुस्कुराहट छुपाते हुए उसे घूर रहा होता है। निया चुपचाप कनिष्का की इन हरकतों को देख रही होती है। निया के जो माथे पे सिकुड़न थी, जब वो कनिष्का को मुस्कुराते हुए देखती है तो उसके माथे से वो सिकुड़न गायब हो जाती है। निया को समझ नहीं आता है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। एक्चुअली कनिष्का के नज़र रखने का कुछ और ही, कनिष्का के ऊपर नज़र रखने का कुछ और ही मोटिव होता है निया का। लेकिन जब उसे गार्डन एरिया में इस तरीके से सारी दुनिया से बेखबर होकर के चुपचाप मुस्कुराते हुए देखती है, तो उसकी मुस्कुराहट निया के दिल को छू लेती है और निया बड़े ध्यान से उस स्क्रीन पे देख रही होती है। निया को पता ही नहीं चलता कि कब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कड़क से नरम पड़ गया और वो कनिष्का को चुपचाप मुस्कुराते हुए देख रही होती है। ये सब सिलसिला चल ही रहा होता है, तभी कनिष्का के पास वहाँ गार्डन का केयर टेकर आ जाता है और उनसे बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं? क्या आपको पता नहीं ये कपूर हाउस का प्राइवेट गार्डन है और यहाँ किसी बाहरी का आना अलाउ नहीं है। कनिष्का जैसे ही इस आवाज़ को सुनती है वो उसकी तरफ देखती है और वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग महसूस करने लगती है और धीरे से अपनी बात कहती है, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ये गार्डन आपका बहुत ही प्यारा है। मैंने अपने आप को काफ़ी रोकने की कोशिश की पर मैं नाकाम रही। आपने इस गार्डन की देखभाल काफ़ी अच्छे तरीके से करी है। वो आदमी जो अभी अभी कनिष्का को डांट लगाने के इरादे से आया था, जब उसने उसकी प्यारी से स्माइल और उसके अच्छे स्वभाव को देखा तो उसने अपना इरादा बदल लिया। उस आदमी का एक्सप्रेशन अचानक नरम पड़ गया। उसने कनिष्का को देखते हुए कहा, थैंक यू मिस, बट मुझे माफ़ करिएगा। अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो बात मेरे नौकरी पे आ जाएगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए। कनिष्का ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और वो वहाँ से चुपचाप चली गई। कनिष्का के बाहर जाते ही निया अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने अपना फ़ोन उठाया और इंटरव्यूअर को कॉल किया। ये वही शख्स था जो सभी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू ले रहा था। उसने धीरे से कहा,
रिया ने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन करके किसी को ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, यस मैम। थोड़ी ही देर में एक ब्लैक सूट में वेल प्रोफेशनल आदमी रिया के सामने आया और उसने अपने सारे हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स रिया को दे दिए। तो रिया ने पूछा, कैसा रहा? उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा था मैम, काफ़ी अच्छा था। आपने जैसा सोचा था वो लड़की उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। रिया ने अपनी भविष्य खोल दी। मतलब ये कि उस लड़की के डॉक्यूमेंट्स को देखने से तो ये लग रहा था कि उसके पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है और ना ही उसके पास कोई किसी भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस लेटर है। पर मैंने जैसे ही अपने क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाया तो वो बहुत ही ईज़िली सारे क्वेश्चंस का जवाब बहुत ही सलीके से देती चली गई। उसके डॉक्यूमेंट्स और उसका एटीट्यूड, उसकी नॉलेज, ये सब आपस में मैच नहीं करते हैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोई इंसान मेडिकल में बेसिक नॉलेज के दम पर, जो भी हो, मुझे आगे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस इतना बताओ कि वो लड़की बेसिक मेडिकल नॉलेज रखती है या नहीं। यस मैम, उस लड़के के पास सारी क्वालिटी है जो हमें चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम दादी माँ के लिए उसे हायर कर सकते हैं। उस आदमी ने अपना सर हिलाया। निया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, इस इंटरव्यू को यहीं रोक दो और कल ही उसके पास ज्वाइनिंग लेटर भेज दो। यस मैम। ऐसा कहते हुए वो आदमी चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। निया अपने पैर मोड़ करके चेयर पे बैठी हुई थी और एक शैतानी मुस्कान हंसते हुए मन ही मन सोच रही थी, कनिष्का, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? मैंने कहा था ना कि हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम जिस जॉब के लिए आई थी वो ये सब एक खेल था। अब वो दिन जल्दी ही आएगा जब तुम्हें तुम्हारी हैसियत का अंदाज़ा लगेगा। मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगोगी। इंटरव्यू से निकलने के बाद कनिष्का सीधा अपने रूम पे आ जाती है और अपने बेसिक कामों में लग जाती है। फ्री टाइम में कनिष्का को बुक्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसके पास जब भी टाइम होता है वो अपनी बुक्स लेकर के बालकनी में बैठ जाती है। तो बुक्स पढ़ते पढ़ते कैसे शाम हो जाती है कनिष्का को पता ही नहीं चलता और शाम के 7 बज जाते हैं। उधर रिया ऑफिस से अपने निकलने के लिए रेडी हो जाती है, अपनी सारी पैकिंग्स करने लगती है और ऑफिस से निकलते निकलते उसे 7:30 बज जाता है। ऑफिस के बाहर जैसे ही आती है वो सोचने लगती है। आज रिया बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लीव मिल गई होती है। उसने फाइनली लीव के लिए अप्लाई किया था क्योंकि कल उसका बर्थडे होता है और बर्थडे वाले दिन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिया से मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आने वाला होता है और यही वजह होती है कि रिया आज बहुत खुश होती है क्योंकि कल वो काफ़ी दिनों बाद रोनित से मिलने वाली होती है। जी हाँ, उसके बॉयफ्रेंड का नाम रोनित होता है। तो रोनित कैसा लड़का है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारी रिया अपने ड्रीम बॉय के ख्वाबों में खोई रहती हैं, जो कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अभी भी ऑफिस के सामने ही खड़े हैं। तभी रिया के मन में एक ख़्याल आता है कि वो इतने दिनों बाद रोनित से मिल रही है तो क्यों ना एक प्यारा सा गिफ्ट ले आ जाए। और यही सोचते हुए रिया आगे बढ़ रही होती है। कुछ ही देर में रिया बिल्कुल अपने इरादे पक्के करके गिफ्ट स्टोर की तरफ बढ़ चलती है। ऑफिस से थोड़ी ही दूर पे एक स्टोर होता है जो कि उसके ऑफिस और रूम के बिल्कुल बीच में होता है। तो फाइनली रिया ऑटो लेती है और स्टोर के सामने पहुंच जाती है। वो स्टोर के सामने जैसे ही पहुंचती है तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है। रिया मैसेज चेक करती है तो वो कनिष्का का मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि कहाँ हो, कब तक आ रही हो।
कनिष्का मैसेज का रिप्लाई देते हुए बताती है कि वो इस समय ऑफिस के बाहर आ चुकी है और उसे काफ़ी शॉर्ट मैसेज करती है कि मैं इस समय मार्केट में हूँ और थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊँगी, पर उसे घर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिया मैसेज करते हुए आगे बढ़ रही होती है और उसे ध्यान नहीं होता है कि वो कहाँ चल रही है। तो जैसे ही रिया मैसेज का रिप्लाई करती है, उधर से मैसेज आता है, ओके टेक केयर। रिया स्माइली पास करती है और अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी एक तेजी से कोई शख्स आता है और उससे टकरा जाता है। आउच! रिया अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहती है और उसके सर पे काफ़ी चोट आ जाती है और वो अपना माथा ऐसे मसलने लगती है। उसकी चोट इतनी तेज़ होती है कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो वहीं पे खड़ी हो जाती है आंखें बंद करके। रिया अपनी चोट को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद करके खड़ी होती है और वो अपनी आंखें खोलकर किसी को देख पाती, तभी उसके कानों में एक घबराई हुई प्यारी सी आवाज़ आती है, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने एक्चुअली देखा नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में थी और मैंने आपको आते हुए बिल्कुल नहीं देखा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो लड़की घबराहट और डर से रिया की तरफ देखे जा रही थी और उससे लगातार माफ़ी मांगते हुए बोले जा रही थी। उस लड़की की बातें सुनकर के रिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी अपनी चोट को ही सहलाए जा रही थी, क्योंकि वास्तव में रिया को काफ़ी चोट लग चुकी थी। हालांकि ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, पर आपको पता है जब माथे पे किसी के सर से चोट लगती है तो वो काफ़ी पेनफुल होता है। तो रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। जब रिया को ऐसे चुप देखती है वो लड़की, तो उसे काफ़ी बुरा फील होने लगता है और वो फिर से रिया के पास जाती है और फिर से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सच में आपको नहीं देखा, ये मेरी ही गलती है, मैं ही अंधों की तरह चल रही थी, प्लीज़ मुझे दिखाइए, मुझे देखने दीजिए। ये कहते हुए उस लड़की ने रिया के हाथों को उसके माथे से हटाया और उसकी चोट को देखने लगी। रिया ने महसूस किया कि उसके माथे पर एक नाजुक सा ठंडा सा हाथ है। रिया की आंखें अभी भी बंद थी, तभी वो फील कर पा रही थी कि उस लड़की की घबराहट भरी सांसें तेज हो गई थी और वो रिया की चोट कर फूंक मार रही थी। उस लड़की ने देखते हुए कहा, ओफ़ो, आपको तो काफ़ी लग गई है, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी लग गई। उस लड़की का हाथ जैसे ही रिया की चोट पे पहुंचा, रिया के मुंह से धीरे से आह निकल गई। जैसे ही रिया के मुंह से उसने ये आवाज़ सुनी, वो लड़की एक कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पे घबराहट साफ देखी जा सकती थी। उसने फिर से सॉरी और अपोलाइज़ करते हुए रिया को देखा और फिर से बहुत ही ध्यान से उसके माथे के हेयर्स हटाई और उस पर फूंक मारते हुए बोली, आपको काफ़ी दर्द हो रहा है ना? अब चलिए हम यहाँ कहीं आसपास बैंडेज करा लेते हैं। उस लड़की के चेहरे को देख कर के ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि एक छोटे से एक्सीडेंट से वो लड़की काफ़ी परेशान हो गई थी। उस लड़के के चेहरे पर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन थे और वो अभी भी पूरे ध्यान से, पूरी शिद्दत से रिया के चोटों को देख रही थी और उसे सहलाने की कोशिश कर रही थी और लगातार फूंक मारे जा रही थी। ऐसा करते हुए उसका पूरा ध्यान रिया की चोट पर था। उसने एक बार भी रिया को नहीं देखा था। फाइनली उसने बात करते हुए रिया के चेहरे की तरफ देखा। जैसे ही उसने रिया की तरफ देखा तो उसने देखा कि रिया के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल है और रिया स्माइल करते हुए उस लड़की को ही देख रही थी।
ये बात बिल्कुल गलत नहीं थी कि रिया को चोट लगी थी और रिया को दर्द भी काफ़ी हो रहा था, लेकिन जैसे ही उस लड़के की हरकतें रिया ने देखी, उसके घबराए हुए फेस को एंड उसकी डरी हुई आवाज़ को और उसकी केयर को जैसे ही रिया ने देखा तो मानो उसका दर्द छूमंतर हो गया और वो चुपचाप स्माइल करते हुए उस लड़की को देखे जा रही थी। पर उस लड़की का ध्यान पूरी तरह रिया की चोट पर था और वो अभी भी परेशान होकर के रिया को देख रही थी। उस लड़की ने जैसे ही रिया को अपनी तरफ स्माइल करते हुए देखा तो वो थोड़ा एम्बैरेसिंग लगने लगी। उस लड़की ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे किया और रिया के माथे से अपना हाथ उठाया और अपनी नज़रें पहले नीचे करी, फिर रिया को देखा, फिर नीचे करी और फिर रिया को देखते हुए हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? रिया उसकी बातें सुन कर के थोड़ी हैरान हो गई और उसने फिर कहा, गुस्सा नहीं, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? और वैसे भी जब से तुम मुझसे टकराई हो तब से लगातार तुम मुझसे सॉरी ही कहती जा रही हो और तुम्हारी इतनी सॉरी सुनने के बाद से तो मेरा गुस्सा और दर्द दोनों गायब हो गए। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इस छोटी सी डरी हुई शक्ल के साथ तुम पर गुस्सा करने की हिम्मत कौन करेगा? उस लड़की ने जब ये सुना तो उसने अपने हाथ अपने गालों पे रख लिए। अपने एक हाथ से अपने गालों को छूते हुए उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोटिस करने की कोशिश करी तो उसे एहसास हुआ कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस वास्तव में बहुत डरा हुआ है। उसने अपने आप को रिलैक्स किया और फिर ज़बरदस्ती मुस्कान लाते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं सच में थोड़ा सा डर गई थी। वो लड़की आगे और कुछ बोल पाती तभी रिया ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अब बस भी करो, एक ही गलती के लिए कितनी बार माफ़ी मांगोगी? इट्स ओके, हो जाता है, कोई बात नहीं, सबसे हो जाता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आप सच में गुस्सा नहीं है? उस लड़की ने एक बार फिर से हिचकिचाते हुए कहा, नहीं बाबा, तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ। और तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? ये सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो था, इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है। पर तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि जैसे तुमने किसी का मर्डर ही कर दिया हो। उस लड़की ने अपने गालों को फिर से छूते हुए कहा, डरी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं डरी हुई हूँ, वो तो एक्चुअली मैं बस थोड़ा सा परेशान हो गई थी। आर यू श्योर कि तुम थोड़ा भी नहीं डरी थी? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। पहले तो उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, फिर उसके बाद उसने रिया को धीरे से नज़रें उठाकर देखा और बोली, एक्चुअली मैं थोड़ा सा डर गई थी। उसने जैसे ही अपनी बात ख़त्म करी रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रिया अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी सी छोटी बात के लिए कोई इंसान इतना डर सकता है। रिया ने हंसते हुए ही उस लड़की को छेड़ते हुए कहा, तुम सच में बहुत फट्टू हो। तुम क्या ऐसे ही सबसे डरती फिरती हो? उस लड़की ने जैसे ही रिया के मुँह से ये बात सुनी उसने झट से कहा, नहीं नहीं, मुझे सबसे डर नहीं लगता, वो तो तुम ऐसी इकलौती हो जिसके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। रिया ने जैसे ही उस लड़की की बात सुनी वो थोड़ा हैरान हो गई और उसने हैरानी से पूछा, मैं ऐसी इकलौती हूँ? मेरे गुस्से से डर लगता है, इसका क्या मतलब है? क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? रिया का ये क्वेश्चन सुनकर वो लड़की भी थोड़ा शॉक्ड हो गई। उसने फिर से कंफर्म करते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में याद नहीं? नहीं, रिया ने कहा। उस लड़की ने कुछ सोचा
और फिर से रिया से क्वेश्चन किया, तुम मुझे सच में नहीं पहचानी? रिया ने फिर से श्योर होकर जवाब दिया, नहीं। क्या हम पहले कभी मिले? उस लड़की ने रिया के इस क्वेश्चन का जवाब तुरंत नहीं दिया और वो मन ही मन सोचने लगी, क्या मुझे उस मीटिंग के बारे में बताना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि उस बात को वहीं छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैं अभी क्या बोलूं? इन्हीं सब कसम में वो लड़की काफ़ी देर तक चुप रही। जब रिया ने उसे ऐसे चुप देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने अपनी बातों पे जोर देते हुए कहा, तो बताओ, हम कहाँ मिले और हमारी मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे गुस्से से इतना डर गई? और मेरी फर्स्ट मीटिंग में ऐसा भी मैंने क्या कर दिया था जो तुम सेकंड मीटिंग में इतना डर गई? उस लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ। रिया ने जैसे ही सुना उस लड़की के माथे पे प्यार से थपकी मारी और बोली, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। चलो अब जल्दी से बताओ कि हम पहले कहाँ मिले? तभी उस लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम्हें कुछ दिन पहले हुए शॉपिंग मॉल के सामने उस झगड़े के बारे में याद है? रिया ने जैसे ही उस झगड़े का जिक्र सुना उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस खड़ूस बन गया और उसने गुस्से में कहा, भला मैं उस बदतमीज़ लड़की को कैसे भूल सकती हूँ? मैंने उसके जैसी बदतमीज़ लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी और उसे भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। पर उस झगड़े के बारे में तुम कैसे जानती हो? क्या तुम भी उस दिन वहाँ पे थी? रिया के मुंह से उस लड़की के बारे में ऐसी बातें सुनते हुए विधि थोड़ा सा हिचकिचा गई। उस लड़की ने हिचकिचाते हुए आगे कहा, एक्चुअली वो बदतमीज़ लड़की कोई और नहीं, मेरी कजिन सिस्टर थी। रिया ने जैसे ही ये सुना उसने उस दिन जो भी हुआ था याद करने की कोशिश करी और रिया मन ही मन सोचने लगी, ओह, तो ये वही लड़की है जो उस लड़की के साथ में खड़ी थी। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ? पर मैंने तो बिल्कुल इस बारे में सोचा ही नहीं था कि वहाँ उस लड़की के साथ कोई और लड़की भी थी। फिर रिया ने कहा, पर तुम उसकी सिस्टर कैसे हो सकती हो? तुम दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर उस लड़की ने कहा, अब हाँ ये सच है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि निया एक अच्छी लड़की नहीं है। एक्चुअली निया को जब गुस्सा आता है तो वो अच्छे बुरे का फ़र्क भूल जाती है। तो उस दिन की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। रिया ने जैसे ही उस लड़की की प्यारी सी आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन नरम हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इसके बारे में माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उस दिन को काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे लगता है कि हमें उस चीज़ के बारे में भूल जाना चाहिए। और रही बात गुस्सा करने की, तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं हर बार हर किसी से लड़ते फिरूँ। ये सुन कर के वो लड़की काफ़ी रिलैक्स महसूस करने लगी। तो उसने फाइनली पूछा, इसका मतलब ये है कि आप गुस्सा नहीं हैं? अरे बाबा, कहा तो कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, तुम क्यों एक ही बात को बार बार रिपीट कर रही हो? ये सुनकर उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने फाइनली खुश होते हुए कहा, तो हम दोस्त बन सकते हैं? दोस्त? रिया ने सोचते हुए कहा, हाँ, बन सकते हैं। तो जैसे ही उस लड़की ने ये सुना उसने बड़े ही प्यारी सी स्माइल के साथ रिया के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम विधि कपूर।
रिया ने जैसे ही उस लड़के की स्माइल देखी तो 2 सेकंड के लिए तो वो सब कुछ भूल गई। उसने मन ही मन में सोचा, ये लड़की उस लड़की से कितनी अलग है। इसके चेहरे की मासूमियत और इसकी स्माइल कितनी प्यारी है ना। ये पहली बार था जब उस लड़के के चेहरे पे रिया ने स्माइल देखा था और रिया जल्दी अपने इन सभी ख्यालों से बाहर आ गई। तभी उस लड़के ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो रिया ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस लड़की से हाथ मिलाते हुए कहा, रिया शर्मा। उस लड़की से हाथ मिलाते वक्त रिया की नज़रें लगातार उसे ही देख रही थी। तभी पता नहीं क्या हुआ, रिया ने अचानक से कहा, तुम बहुत प्यारी हो। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन फिर अगले ही पल उसने झट से कहा, थैंक यू। आप भी प्यारे हो। अगर आप गुस्से में नहीं होते हो तो आप और भी प्यारे लगते हो। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगे और फाइनली उनके बीच की जो अजीबोगरीब सिचुएशंस थी वो तो वहाँ से थोड़ा सा दूर चली गई और उन्होंने जाते हुए एक दूसरे से बातें की और बातों ही बातों में पूछा। वैसे जैसे ही वो दोनों अपनी इस अजीबोगरीब सिचुएशन से बाहर निकली तो रिया ने कहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक्चुअली अपने भाई के लिए एक गिफ्ट लेने आई थी। कल मेरे लिए काफ़ी स्पेशल डे है। मेरे भाई काफ़ी दिनों बाद घर वापस आ रहे हैं, तो बस मैं उनके लिए गिफ्ट लेने आई थी। और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं भी किसी के लिए गिफ्ट लेने ही आई थी और इत्तेफाक से मेरे लिए भी कल कुछ ख़ास है, तो मैं भी किसी ख़ास इंसान के लिए गिफ्ट लेने आई थी। ओह, तो क्या वो इंसान कुछ ज़्यादा ही ख़ास है? विधि ने छेड़ते हुए कहा। रिया ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, यही समझ लो। तो फाइनली निया और विधि एक साथ स्टोर में जाती हैं और काफ़ी देर बाद उन्हें कुछ पसंद आता है। पसंद करने के बाद वो अपने गिफ्ट्स को पैक कराती हैं और बाहर आ जाती हैं। फिर रिया ने हंसते हुए निया से कहा, विधि से कहा, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, और मुझे उम्मीद है हम फिर मिलेंगे, पर इस तरीके से नहीं। इसकी बातें सुनते ही रिया एक बार फिर से मुस्कुराने लगी। उसने कहा, नहीं, हर बार की तरह हमारी मीटिंग इतनी ऑकवर्ड नहीं हो सकती। तो फाइनली शॉपिंग ख़त्म करने के बाद उन दोनों ने बातों ही बातों में अपने नंबर एक्सचेंज किए और जाने के लिए मुड़ गई। तभी विधि ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं रूम पे, और कहाँ जाऊँगी? ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और मुझे यहाँ आए काफ़ी टाइम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि मैं रूम पर ही जाऊँगी। तभी विधि ने कहा, मैं भी उधर ही जा रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नो, मैं खुद चले जाऊँगी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं जाऊँ? हाँ, जाओ, रिया ने कहा। विधि मुस्कुराई और वहाँ से जाने लगी। तभी रिया ने कहा, टेक केयर। विधि ने मुस्कुराते हुए पीछे देखा और कहा, यू टू, बाय बाय। तो उन दोनों ने एक दूसरे से बाय किया और विधि वहाँ से देखते ही देखते अपनी कार में बैठ कर के चली गई। उसके जाने के 1 मिनट बाद तक भी रिया वहीं खड़ी रही और सोच रही थी उस लड़के की स्माइल, उस लड़के की बातें, उसका घबराया हुआ फेस और उसके मुस्कुराते हुए फेस के बारे में। रिया के दिमाग में बार बार वही बातें चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 2 बहनें एक दूसरे से इतनी अपोजिट कैसे हो सकती हैं। एक बहन है मुँह खोलते ही आग उगलती है और दूसरी है कि बोलते ही ऐसा लगता है मानो हज़ारों फूल बरस रहे हों। रिया इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसने चेक किया
तो वो कनिष्का का मैसेज था। ओफो, कितना लेट हो गया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया बातों ही बातों में, और रिया झट से रूम पे जाने के लिए ऑटो में बैठ गई। तो गाइस, इस स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम जानेंगे कि रिया एंड विधि की रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होने वाला है। तो गाइस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ। तो आप बताइए कि आप निया एंड कनिष्का के अलावा क्या इसमें और कोई ट्विस्ट चाहते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। और आप रिया एंड विधि के रिलेशंस को कैसे देखना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि वो दोनों एक फ्रेंड की तरह आगे बढ़ें, तो मैं इस स्टोरी को एक फ्रेंड्स की तरह ही रहने दूँगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये स्टोरी एक फ्रेंड से ज़्यादा होनी चाहिए, इन दोनों के रिलेशंस को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ, तो आप बेझिझक मुझसे बता सकते हैं। तो गाइस, जैसा आप बोलेंगे मैं अगली स्टोरी में इनके रिलेशंस को वैसे ही आपके सामने लेकर आऊँगी। तो इसी के साथ हम आपसे करते हैं अलविदा, और हम अगले दिन मिलेंगे निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी के अगले एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।